बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन, इसका जो सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा का, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 28 फेब को, जो कि आज है, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को फिजिकल का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के आज के पेपर के लिए और 2 तारीख के पेपर के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। और बेसिकली ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 7 होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हमने सैंपल पेपर नंबर 8 भी अपलोड कर दिया था, 6 भी अपलोड कर दिया था, लेकिन 7 वाला रह गया था। तो ये हमारे 7वें पेपर की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते बिना देरी करते हुए पैटर्न की बात कर लेते हैं। 5 खंड 37 प्रश्न। सेक्शन ए 1 नंबर के 18 एमसीक्यू, सेक्शन बी 2 नंबर के 6 क्वेश्चन, 5 करने होंगे आपको इसमें। सेक्शन सी 3 नंबर के 6 क्वेश्चन, इसमें भी 5 ही करने हैं। सेक्शन डी 4 नंबर के 3 केस बेस्ड सारे करने हैं। और सेक्शन ए 5 नंबर के टोटल 4 लेकिन 3 करने हैं, है ना। ऐसे इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी डी ई आपका ये रहेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो सेशन ज्यादा लंबा नहीं है, काफी छोटा है, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा ना, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्वेश्चन को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपके आज के पेपर में और 2 तारीख के पेपर में। ठीक है, तो बच्चों रेडी हो आप लोग मेरे साथ आने वाला ये आधा एक घंटा जो भी है, जितना भी टाइम हमारा ये सेशन चलेगा पढ़ने के लिए, रेडी हो बच्चों पेपर नंबर 7 को पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे, और साथ ही साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके आज के पेपर के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर ए है यानी कि सेक्शन ए, ठीक है, 18 मार्क्स का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब सेक्शन ए के अंदर हमसे पूछे जाएंगे टोटल 18 एमसीक्यू, है ना। कितने? 18 एमसीक्यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर या तो आप अपने मन ही मन दें या फिर चैट सेक्शन में जरूर आंसर करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये आपको मैं 7वें पेपर के अलावा कुछ और जो पेपर है हमारे 2 से 3 पेपर, इनके भी एमसीक्यू की आपकी प्रैक्टिस में करवा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त शरीर में रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लड डोपिंग। लेकिन ये ब्लड डोपिंग किस तरीके की ब्लड डोपिंग होती है? फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। ओके, जल्दी से बताएंगे बच्चों कि जब किसी खेल प्रतियोगिता में कुछ हफ्ते पहले कोई भी एथलीट जो होता है वो रक्त चढ़ा लेता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे होमोलोग ब्लड डोपिंग कहते हैं, जीन डोपिंग कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग कहते हैं, रासायनिक व भौतिक जोड़ तोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। वेरी गुड। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। उसे बोलते हैं बच्चों ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग। क्या बोलते हैं? ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में व्हेन अ प्लेयर्स ब्लड इज गिवन टू ट्रांसफ्यूशन अ फ्यू वीक्स बिफोर अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, सो व्हाट इज कॉल्ड ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है बच्चों कि जब कोई खिलाड़ी अपने शरीर की सहन क्षमता में कमी आ जाए, ठीक है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, उसका सिर दर्द बहुत हो, ठीक है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़े, पेट संबंधी बहुत ज्यादा रोग हो जाए उसे, तो ये किस चीज से सेवन से होता है? और ये जो डोपिंग वगैरह होती है ना, उसी से संबंधित कुछ नाम है, वो हमें यहाँ पे पहचानना है कि वो कौन सा नाम है दरअसल। ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें से। हेलो सर जी, आपने 12th पास करा दी, वेरी गुड। चलो कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बीटा ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? बीटा ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉक्स बोलते हैं इसको, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू में, शारीरिक शिक्षा में ये जो शारीरिक शब्द है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में ये जो फिजिकल वर्ड है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? जल्दी से बताओ सारे बच्चों, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। वेरी गुड,
देखो अभी बच्चे बहुत कम यहाँ पे हैं, तो मैं चाहता हूँ बच्चों कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं और अपने एग्जाम की तैयारी वो भी बहुत अच्छी कर सकें। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे सारे के सारे बच्चे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो। बी हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, शरीर में और इसमें समाहित मस्तिष्क, आत्मा, ऑर्गन इत्यादि के अध्ययन में ये जो शारीरिक शब्द है ये उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से हृदय के क्या कार्य है, यानी कि हमारा जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, वो क्या काम करता है। क्या ये सामान्य प्रभाव को रखता है, इनके फ्लो जो होता है उसे नॉर्मल रखता है। फेफड़े संबंधी जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल रखता है, यानी कि ये ठीक है। हृदय दर को नियोजित रखता है, यानी कि हार्ट रेट जो होती है इसको एक तरीके से नियोजित रखता है। तो क्या है इसका असली काम हृदय के का, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। हृदय का असली काम, वेरी गुड, डी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। निम्न में से हृदय का काम क्या होता है, उपरोक्त सभी। और यही प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है आपका, याद रखना बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो, ग्रीष्मकालीन या फिर यूं कह लीजिए आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 1896 ईस्वी यूनान की राजधानी एथेंस से। ठीक है, इनकी शुरुआत का श्रेय बैरन पेरिडी कोवर्टीन को जाता है। और साथ ही 2024 और 28 के ओलंपिक ये जो थे पेरिस में हुए 2024 के, और 28 के न्यूयॉर्क में होंगे। आईओसी के द्वारा इनके दायित्व और ये जिम्मेदारी आईओसी लेती है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझ में आया। ओके, तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5th वाले का। ओके, सारे बच्चे आंसर करते चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हमारी सारी बातें सही हैं। अब एमसीक्यू में अलग से आपसे पूछा जा सकता है शुरुआत कब हुई, किसको श्रेय जाता है, कौन से कहाँ खेले जाएंगे, कौन इनको इनके दायित्व जिम्मेदारी लेता है ना, इस तरीके से। अब सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे समर या फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही है हमारी। दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन सी है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आ रहा है समझ अच्छे से? अगर हाँ तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी आ रहा है समझ, जल्दी बताएंगे जी सर। चलिए वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे 6 क्या कहता है बच्चों, बीएमआई मानदंडों की तालिका का मिलान कीजिए। यानी कि जो बीएमआई होती है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, इसकी जो तालिका है, जो टेबल हमें दी जा रही है, हमें इसका मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है, मिलान करना है। तो ध्यान से देखो, एक तरफ है श्रेणी और एक तरफ है बीएमआई का नंबर। ठीक है, तो बीएमआई के नंबर में सबसे पहले आता है, यहाँ पे हम देखेंगे जो 18.5 है। ठीक है, 18.5 ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अल्पभार। क्या बोलते हैं इसको, अल्पभार। इसके अलावा फिर सेकंड है 18.5 से लेके 24.9 तक, तो ये क्या होता है, ये होता है सामान्य भार। ठीक है, ये सामान्य भार। फिर 25 से लेके 29.9 तक ये होता है हमारा अति भार। और फिर 30 से लेके 34.9 तक ये होता है हमारा मोटापा 1। और 35 से लेके, ठीक है, 35 से लेके 39.9 तक ये होता है हमारा मोटापा 2। ठीक है, उसके आगे मोटापा 3rd आ जाता है, बस यहीं 3rd तक ही आगे पढ़ना है। ठीक है, तो मिलान करेंगे कैसे, अल्प भार का बी हो जाएगा, सामान्य भार का सी हो जाएगा, अति भार का डी हो जाएगा, और मोटापा 1 का ए हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, एक पहले का भी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, एकदम सही है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसी में देख लेंगे, एक तरफ है कैटेगरी, एक तरफ है बीएमआई। तो कैटेगरी और बीएमआई का जब हम मिलान करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, तो ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है, डैश का मापन सीट एंड रीच परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किस चीज का मापन जो है सीट एंड रीच टेस्ट के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा परीक्षण, मतलब वो क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे इसका आंसर। बहुत अच्छे, आंसर है लचक, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का जो मापन है वो सीट एंड रीच परीक्षण के द्वारा किया जाता है बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
मांसपेशीय गुण कौन सा है? तो इनमें से बच्चों मांसपेशीय गुण कौन सा है? देखो, उत्तेजनशीलता ठीक है, संकुचनशीलता ये भी ठीक है, लचीलापन ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है हमारा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन 2 नंबर में आपका एग्जाम में आ जाएगा कि मांसपेशीय गुण लिखिए कौन कौन से हैं। तो 3 तो ये हो गए आपके, एक और है आपका, है ना, तो लिख देंगे व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मसल। तो मसल की क्वालिटी क्या होती है बच्चों, आप यहां से पढ़ सकते हैं इजीली। चलो, क्वेश्चन नंबर है 9। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? वैसे भी मैंने आपको बताया ऊपर, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछता हूं प्रैक्टिस के लिए, मुझे बताओ जल्दी से, आधुनिक ओलंपिक की खुली जो शुरुआत है वो कब और कहां से हुई थी? देखो, इतना तो पता है कि यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी, लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में एक बार बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताएंगे, और मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत कम हैं यहाँ पे, तो दैट्स वाई आई वांट दैट कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने सभी क्लासमेट्स में, ताकि वो भी ज्वाइन हो सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है, फटाफट से शेयर करो बच्चों, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। वेरी गुड, सी हो जाएगा 1896 ईस्वी और यूनान की राजधानी एथेंस में। ठीक है, जेके गेमिंग, केशव एंड राजपूत ठाकुर, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, सेम इंग्लिश में ऑप्शन सी। अब देखो बच्चों, 10वां क्या कहता है, इसमें अभिकथन कहता है 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना सरकार और विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघों के मध्य आर्थिक मामलों की मध्यस्थता के लिए की गई थी। यानी कि देखो, सरकार और जो विभिन्न राष्ट्रीय खेल महासंघ हैं इनके बीच में आर्थिक मामलों की मध्यस्थता को निपटाने के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना हुई थी। कारण 1957 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बातें हैं, एक तो है कि ये खेल परिषद जो है ये इसकी स्थापना क्यों हो गई थी, और दूसरा जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान बनाया गया था ये किस कब और किसने बनाया था। तो बातें तो दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो है ना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट होगा बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि लंबे समय तक अगर आप किसी भी शक्ति का विरोध करते हैं, यानी कि किसी भी काम को करते रहते हैं, उस फोर्स का विरोध करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, एकदम सही, उसे बोलते हैं लचक। क्या बोलते हैं? लचक। जब आप किसी काम को शक्ति का विरोध करने की क्षमता जो होती है वो आपकी लचक कहलाती है। ठीक है, एक सेकेंड, ये लचक नहीं, ये एक सेकेंड, लचक थोड़ी ना हो गया, लचक तो अलग चीज होती है, ये सहन शक्ति होगी। हाँ वही तो, मेरे को कुछ तो मिस्टेक हो रही है, और सहन शक्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को सहन शक्ति बोलते हैं। ठीक है, टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुकूली शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं? ठीक है, तो हमारी जो अनुकूली शारीरिक शिक्षा है इसके कौन से इसमें से उद्देश्य हैं बच्चों? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे कौन सा इसमें से उद्देश्य होता है। वेरी गुड, द राइट आंसर इज शारीरिक फिटनेस को विकसित करना, सामाजिकरण कौशल को विकसित करना और आत्मसम्मान का विकास करना। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है बच्चों कि जो अनुलोम विलोम है ये किस प्राणायाम का दूसरा नाम है? तो अनुलोम विलोम किस प्राणायाम का दूसरा नाम है बच्चों? जल्दी से बताएंगे मुझे कौन सा है। ओके, बहुत अच्छे। सर जी, जियो की मैप की वीडियो नहीं हो रही है। जियो की मैप की वीडियो 9 बजे होगी, अभी नहीं, 9 बजे। ठीक है, चलो वेरी गुड, यहां पे हो जाएगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, ये अनुलोम विलोम का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये वाला। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, ध्यान से देखना। चोट से निपटने के प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं जो सुरक्षा, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई को संदर्भित करता है? ठीक है, तो ऐसे चोट से निपटने वाले प्रोटोकॉल को हम लोग क्या कहते हैं?
जो कि सुरक्षा, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई को संदर्भित करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, या क्या है, जो भी है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताएंगे बच्चों क्या बोलते हैं उसको। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्राइस बोलते हैं। ठीक है, PRICE। क्वेश्चन 15, मानव शरीर में अस्थियों का क्या कार्य नहीं होता है, यानी कि जो बोन्स होती हैं इनका फंक्शन जो है इसमें से कौन सा नहीं होता है? सबसे पहला कि शरीर की आकृति प्रदान करती हैं, ठीक है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, लाल कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं। लेकिन ये कहना कि खनिज के भंडारों का निर्माण नहीं करती हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो खनिज होते हैं उसके भंडारण करती हैं अपने हड्डियों के खोखले भाग में, ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उसे उपयोग किया जा सके, है ना, इसीलिए। तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला, डू नॉट स्टोर मिनरल्स, दैट इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया तो सारे बच्चे बोलेंगे यस सर जी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे पूछा गया बच्चों, खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों में शामिल है, तो इसमें से खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है? अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें से कौन सा शामिल होता है बच्चों? जल्दी से बताएंगे। ओके, डी हो जाएगा। वेरी गुड। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए 2 नंबर में कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत लिखिए, तो अतिभार का सिद्धांत, प्रगति क्रम और निरंतरता का सिद्धांत, तो डी है आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा प्रश्न है कि खेलों में खेल उपकरणों की बदलती प्रवृत्ति का क्या लाभ नहीं हुआ है? यानी कि 3 लाभ है जो हुए हैं, एक है जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आपका 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। देखो, प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है। खेल उपकरणों में जब हम सही बदलाव करते हैं तो इससे हमारा प्रदर्शन अच्छा बनता है और हम सही निर्णय भी ले पाते हैं। ठीक है, चोटों से बचाव होता है। ओलंपिक खेलों व प्रतिस्पर्धा भावना का विकास ना होना, ये गलत है। क्यों गलत है? कि ओलंपिक खेल और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है, यहाँ पे ना लिख दिया गया इसलिए गलत हो गया, विकास होता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में देख लेंगे तो इसका जो है ऑप्शन सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी सर, एकदम सही। जिस बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सारे के सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो इस सेशन को, जल्दी से लाइक करो। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन 18 को। इसमें पूछा गया है सही कथन का चयन करो। तो देखो बच्चों, साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शब्द साइकी, दूसरा है आत्मा अर्थात लोग्स। ठीक है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक शब्द है इसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? सर एक बार 16वां प्रश्न बताओ। अभी बताएंगे। वेल, आंसर क्या होगा इसका? डी वाला। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आंसर आपका जो है यहाँ पे डी वाला निकल के आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी 16वां समझा दो एक बार। देखो 16वां क्या है? खेल प्रशिक्षण सिद्धांत। ठीक है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स में क्या होता है? एक तो अतिभार का सिद्धांत होता है। ठीक है, जो भी आप काम करें, खेल खेलें, उसको एक प्रगति के अनुसार उसको करना चाहिए। ठीक है, और निरंतरता का नियम होना चाहिए, अंतराल का नियम होना चाहिए, है ना, ये चीजें होती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नो डाउट, आ गया समझ अच्छे से? जी सर। चलो, अगला है अब हमारा अगला खंड शुरुआत होगा। ये रहा, देखो बच्चों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं खंड नंबर बी को, यानी कि सेक्शन बी 10 मार्क्स का। बच्चों बीच बीच में आपको मैं कुछ कुछ 2-2, ठीक है, तकरीबन 2 से लेके 5-5 MCQ हर 5-10 मिनट में करवाता रहूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे और आपको जो है ना बोरियत भी फील ना हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 19, खेलों में खेल उपकरणों की बदलती प्रकृतियों के लाभ लिखिए। यानी कि जब से खेलों में उपयोग होने वाले जो खेल गियर हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बढ़ गए हैं या बदल गए एक तरीके से, तो उससे क्या लाभ हुए हैं? ठीक है, तो लाभ क्या क्या हुए हैं बच्चों? एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे लाभ हुए हैं इससे। कौन कौन से? आप ध्यान से देखो। इससे प्रदर्शन में बढ़ोतरी हुई है, खिलाड़ी के प्रदर्शन में बढ़ोतरी हुई है, वो एक सही निर्णय ले पाता है, चोटों से बचा हुआ है, दर्शकों का रुझान बढ़ गया है, खेल व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, प्रसारण सकारात्मक होता है,
खेलों की सुंदरता, साफ सफाई में बढ़ोतरी होती है, ओलंपिक व प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है उसका विकास होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इंग्लिश में, राइट द बेनिफिट्स ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इन स्पोर्ट्स। तो ये रही सारी बातें, और इजीली आप हर एक चीज को यहां से रीड आउट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स दो हैं, एक है काइनेटिक्स एक है काइनेमेटिक्स, इनके बीच में डिफरेंशिएट कीजिए, इनके बीच में अंतर बताइए। तो क्या अंतर हो सकता है बच्चों इन सभी का, फटाफट से सोचिए। वैसे तो आंसर मैंने लिखा ही हुआ है, फिर भी देखो, काइनेटिक यह गति का वह पहलू है जो बल या बलों पर विचार करता है, जो वस्तुओं या मानव शरीर को स्थानांतरित करने का कारण बनता है, ठीक है। काइनेटिक क्या होती है बच्चों, ये गति का वो पहलू है जिसमें बल या फिर बलों पर विचार किया जाता है, ठीक है। वो वस्तुएं या फिर मानव शरीर को स्थानांतरित करने के वाले लक्षण क्या होंगे इसका पता करने के लिए। फिर काइनेमेटिक्स, यह समय, विस्थापन, वेग, त्वरण के संदर्भ में गति का विश्लेषण करता है। विज्ञान की भाषा में इसे हम गति की ज्यामिति कहते हैं, ठीक है। और इसकी उपरोक्त चार अवस्थाओं का वर्णन है, क्योंकि ये वे या तो एक सीधी यानी कि सीधी रेखा में होती हैं, या फिर स्ट्रेट्स यानी कि जो कोणीय रेखा होती है इसमें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके चलो बच्चों, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। और अब इसका इंग्लिश में देखेंगे कि कहाँ गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ओके क्वेश्चन नंबर 21, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता, इसमें अंतर कीजिए। तो बच्चों बौद्धिक अक्षमता क्या होती है, शारीरिक अक्षमता क्या होती है, अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो बौद्धिक अक्षमता, इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी क्षति के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाएं कर पाता है, बल्कि वो अन्य व्यवहार संबंधी भी क्रियाएं भी नहीं कर पाता है, यह होती है बौद्धिक अक्षमता। शारीरिक, इस स्थिति में व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण अपनी दैनिक क्रिया नहीं कर पाता, जैसे अंधापन, आंशिक मस्तिष्क प्लासी, ठीक है, सुनने में परेशानी, इन सभी की वजह से, ठीक है। तो बस यही हो गया हमारा बौद्धिक और शारीरिक विकास। ओके बच्चों, एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि ये सेशन जो अभी तक आपको हम समझा रहे हैं ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताएंगे समझ में आ रहा है तो। और इंग्लिश मीडियम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में जो बातें लिखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेल चलो क्वेश्चन है हमारा 22, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया, इसकी दो शक्तियां लिखिए। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन सन 1927 में भारत का जो क्या नाम है, खेल और युवा मंत्रालय है उसने किया था, ठीक है। और इसके जो क्या नाम है, एक सेकेंड, हाँ अध्यक्ष थे वो थे सर दोराबजी टाटा, जो कि इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर A.G. नोहरेब ये सचिव के रूप में इस संस्था में काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे समझ सकते हो। जी सर आ गया समझ, वेरी गुड। इसका प्राथमिक उद्देश्य था देश में ओलंपिक आंदोलनों को विकसित करना और सुरक्षित करना। अब इसकी शक्तियां बताइए। तो सदस्य, कम्युनिस्ट या इकाई, एसोसिएशन संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करना, ठीक है। एक सेकंड, कार्यवाही करना दरअसल देखो, सदस्य, यूनिट, ठीक है, एसोसिएशन, इसके विरुद्ध अगर कोई काम होता है, ठीक है, गलत काम होता है, तो ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही को करना, ठीक। जी सर, सर 20 वाला समझा दो, 20 वाला अभी देखते हैं। किसी खिलाड़ी, पदाधिकारी या कोच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, ओके। इस तरीके से आप इसे समझा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इजीली, ओके। चलो अब यहाँ पे है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड एंड राइट टू पावर्स, तो कब बना था, और इसकी दो पावर्स बच्चों यहाँ पे दे दी गई हैं जिसे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन है आखिर इसके एडजेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो फटाफट से आप इस आंसर को यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ओके तो देखो
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। क्या मतलब? सर्वांगीण विकास। प्रत्येक बालक को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से विकसित और स्वस्थ बनाना, उसमें नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास करना। चाहे इसके लिए चाहिए कि दूसरों के साथ में खुशी से रहे, वो एक अच्छा नागरिक बने, है ना। इसके माध्यम से वो अपना ज्ञान बढ़ा पाता है, ठीक है, और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको फिजिकल एजुकेशन बेनिफिट्स देता है, बस वही आपको लिख देना है, बेनिफिट है वही, इसके उद्देश्य है, एम्स है। ओके, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे कि राइट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24, हृदय के कार्यों के बारे में बताइए। तो बच्चों हृदय के क्या कार्य होते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो, यह शरीर के सभी मार्गों में शुद्ध रक्त का संचालन करता है, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये पूरे शरीर में क्या करता है, शुद्ध रक्त का संचालन करता है। क्या नाम है, प्राणी, एक सेकेंड ये हटाना पड़ेगा, हाँ, प्रणालीगत संचलन इसे हम कहते हैं, ठीक है। यह शरीर के सभी भागों में जो अशुद्ध रक्त होता है उसे शुद्ध के लिए लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास भेजता है, और फेफड़ों के पास में जो ये क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं फेफड़े संबंधी प्रवाह। फिर ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। कुछ इस तरीके से आपको इसे लिखना था बच्चों। ओके जी सर। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। चलो अगला देखेंगे। अच्छा हाँ, ये तो रह ही गया कि यह हृदय की दर को नियंत्रित करता है, नियमित व्यायाम से दिल से संबंधित जो भी बीमारियां होती वो नहीं होती इस तरीके से, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले खंड को, जो कि है हमारा खंड नंबर सी, सेक्शन सी है 15 मार्क्स का, ठीक है। 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। चलो क्वेश्चन हाँ 25, किशोर अवस्था की किन्हीं 3 समस्याओं और उनके निवारण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि एक किशोर की क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं, एक तो होती हैं शारीरिक समस्याएं, क्योंकि शारीरिक परिपक्व जो होते हैं लोग, स्त्री और पुरुष यानी कि लड़के लड़कियां शारीरिक परिपक्व होने लगते हैं। इनके अंदर आम जागरूकता में वृद्धि होती है, ठीक है, आत्म जागरूकता में, और यौन संबंधी समस्याएं आती हैं दोनों के बीच। मित्र मंडली के साथ में संबंध जी कैसे होते हैं ये भी डिपेंड करता है। करियर के चुनाव में समस्या सामने आती है। मित्रता, आत्मनिर्भरता यहाँ पे देखी जाती है, और आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद देखा जाता है, ठीक है। नशाखोरी और भावनात्मक समस्याएं, किशोर अवस्था की में लापरवाही, ये सब होते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं किशोरों के सामने जो समस्या, इनका समाधान। तो सबसे पहले, चाहे स्कूल हो चाहे घर हो, इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करना, ठीक है। और घर एवं विद्यालय का स्तर जो है वो इस तरीके से बनाना कि क्या नाम है, एक सेकेंड, घर और विद्यालय, हाँ, स्वस्थ वातावरण रहे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, है ना। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, मित्रतापूर्ण व्यवहार और पर्याप्त स्वतंत्रता इत्यादि, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला है हमारा यहाँ पे, हाँ, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ द एडोलसेंस इन देयर सॉल्यूशन। तो एडोलसेंस के बारे में देख लीजिए प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, एंड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर्स, ठीक है। तो एडोलसेंस के बारे में ये है, और टीनेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के बारे में ये बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन 26 बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का परिचय देते हुए अवधान, लचीलापन और मानसिक दृढ़ता, इसको समझाइए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक की विशेषताओं का परिचय देते हुए, तो बच्चों मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, है ना, बहुत सारी इसकी विशेषताएं होती हैं। तो अब इसी के बारे में मेनली 3 पे हमें फोकस करना है। अब वो 3 कौन सी होती हैं, एक होता है अवधान, ठीक है। अवधान यानी कि ध्यान, यह वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से उत्तेजना यानी कि सूचनाओं के समूह में से
किसी एक उत्तेजना, किसी एक सूचना को चुना जाता है और ये कहा गया यहाँ पे अवधान। ठीक है, मान लेते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शंस है कि आप कहीं से भी सैंपल भी देख लें, कहीं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, है ना। तो ऐसे में आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए हमारी वीडियो को, तो अब अवधान का मतलब क्या होगा कि आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस वीडियो को चुना, है ना। तो वही बात है, ये यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, डमवेल के अनुसार किसी दूसरे वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में अवधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बाहरी वातावरण में उपस्थित सभी उत्तेजनाओं सूचनाओं में से किसी उत्तेजना सूचना पर चेतना को केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये है ध्यान यानी कि अवधान। ओके, वेल आई होप अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला पार्ट भी। जी सर, आ गया समझ, वेरी गुड। सर एक बार 24 वाला समझा दीजिए। 24, वेट अ मिनट, कौन सा था 24? अच्छा ये क्या, हृदय के कार्य बताने बच्चों। जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट, इसके क्या काम होते हैं? तो ये क्या काम करता है, हमारे शरीर के सभी मार्गों में एकदम जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, प्योर ब्लड, इसका सर्कुलेशन करता है। साथ ही जो अनप्योर ब्लड होता है उसको प्योर करने के लिए, प्योरिटी देने के लिए ये फेफड़ों के पास में पहुंचा देता है। और साथ ही यह हमारे जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, उसको नॉर्मल रखता है, हार्ट रेट भी नॉर्मल रखता है। और अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं तो दिल की जो दक्षता है, दिल जो है वो हमारा और मजबूत बनता है बच्चों। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वेल 24 हो गया अब आपका यहाँ पे अच्छे से, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब। जी सर आ गया, वेरी गुड। चलो अब एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो मेन फंक्शंस क्या होते हैं हार्ट के, इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, सो आशा करता हूं कि आपको अभी तक का यहाँ पे जो भी मैंने पार्ट समझाया अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जी सर, वेरी गुड। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन के फाइनल के एग्जाम के लिए जो सैंपल पेपर नंबर 7 है, इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके समझ लिया। अभी देखो, इस पेपर के बाद आपके लिए हम सैंपल पेपर नंबर जो 10th है उसकी भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, अभी कम से कम 1 घंटे की बनेगी, तो उसको देख लेना। और ये 10वां पेपर आपको मैंने पूरा समझाऊंगा। ठीक है, यानी कि वो पेपर पूरा समझाऊंगा, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगी, उसको जरूर देख लेना। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।